स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, शर्त के बारे में क्या ख्याल है। आदर्श की जल्दबाजी भरी हरकतों ने मेघना और वेद की समुद्री राक्षसों से सावधानी पूर्वक निपटने की योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। हालांकि वे गर्वित युवा मैजिशियनों का एक समूह भी थे। सभी लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट की चयन प्रक्रिया और मतदान प्रक्रिया से गुजरे थे, जिसका अर्थ था कि वे अपने इंस्टीट्यूट से सर्वश्रेष्ठ थे। अनिकेत निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक था। आदर्श अभी भी यह सोच रहा था कि परेशान करने वाले आदमी को कैसे सबक सिखाया जाए। जब उसने आदर्श के पास जाकर उसे चुनौती देने की पहल की, अरे सब्स्टिट्यूट, शर्त कैसी रहेगी। आदर्श आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने उदासीनता से बस इतना कहा, जरूर बात है, लेकिन चलो बड़े चले या घर चले। मुझे वो एहसास पसंद है जब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा होता है। अनिकेत मुस्कुराया। वह बेहद परेशान था जब उसे नंदिनी के करीब रहने वाले इस कष्टप्रद कीट से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने तुरंत अपनी योजना को अंजाम देने के लिए स्कारलेट सोरिंग डीमंस के खिलाफ लड़ाई का उपयोग करने के बारे में सोचा। उसे आश्चर्य हुआ जब उस व्यक्ति ने बड़ी हिस्सेदारी की भी मांग की। वह यह नहीं बता सका कि उस आदमी को यह आत्मविश्वास कहां से मिला। तुम्हारे मन में क्या है। अनिकेत ने अपने विचार वापस ले लिए और आदर्श को निर्णय लेने दिया। हम उनके पित्ताशय एकत्र करेंगे। जो उन प्राणियों से सबसे अधिक पित्ताशय एकत्र करेगा वह जीतेगा। जीतने वाला हारने वाले से मदद मांग सकता है। आदर्श के पास कभी भी बुरे विचारों की कमी नहीं थी। कोई एहसान? अनिकेत ने जोर से दिया इस बात पर। यह सही है, कोई एहसान। आदर्श ने सिर हिलाया। अनिकेत बहुत आश्चर्यचकित था। यदि विजेता हारने वाले से कुछ भी मांग सके, दांव तो बहुत बड़ा होगा। क्या इसका मतलब यह है कि अगर आदर्श ने यही पूछा तो उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी? तुम जानते हो कि सलाहकार आपस में झगड़ने से सख्त मनाही करते हैं। अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो वे हमें राष्ट्रीय टीम से बाहर निकाल देंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि यह कोई उपकार है? अनिकेत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, अनिकेत ने कहा। अनिकेत ने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श पहल को जब्त कर लेगा। जब उसने ही दांव का सुझाव दिया था, किसी तरह उसे पहले से ही बाहर निकलने की इच्छा थी। हम टीम के साथ ही हैं। निसंदेह इसमें कुछ बहुत अधिक पागलपन शामिल नहीं होना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हो? चिंता मत करो, यह सिर्फ एक हानि रहित उपकार होगा। यह हमारे बीच के शांतिपूर्ण रिश्ते को नष्ट नहीं करेगा। आदर्श ने बकवास करना शुरू कर दिया। खुद को नुकसान? अनिकेत ने पूछा। नहीं होगा। कहो, तुम्हें अब भी बैठ चाहिए या नहीं? अगर आपस में साहस नहीं है तो इसके लिए मत पूछिए। गंभीरता से आदर्श ने अनिकेत की ओर मजाकिया मुस्कान के साथ देखा। किड आके दादाजी, आदर्श आपकी डैश को लात मारने जा रहे हैं। चलो, तुम्हें लगता है कि मैं डर गया हूं, लेकिन आपको वादा करना होगा कि इसका राष्ट्रीय टीम में हमारी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अनिकेत ने तर्कसंगत रूप से कहा। अनिकेत मूर्ख नहीं था। अब राष्ट्रीय टीम उनकी पहली प्राथमिकता थी। वह सिर्फ इसलिए अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहता था क्योंकि वे नंदिनी के स्नेह के प्रतिद्वंदी थे। निश्चित रूप से नहीं। मैं अभी भी नहरों के शहर में दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए उत्सुक हूं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं कुछ भी बेवकूफ़ी करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे कुछ खुश नहीं हूं। इसलिए अगर मैं आपको सबक नहीं सिखा सका तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वेद निश्चित रूप से मुझे आपके साथ लड़ाई नहीं करने देगा और उस पागल की ताकत थोड़ी डरावनी है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ, आदर्श ने स्पष्ट रूप से कहा। अनिकेत की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसने इतना ईमानदार गधा कभी नहीं देखा था। जब आदर्श को नंदिनी के साथ एक छोटे चीनी शारपेई की तरह चिपके हुए देखा तो ऐसा लगा जैसे वह भीतर था। क्या इस आदमी में एक आदमी की गरिमा भी है? उसमें और एक सड़क छाप ठग में क्या अंतर है?
तो ठीक है, मुझे भी तुम परेशान करने वाले लगे। यदि आपकी पित्ताशय की मात्रा कम हो जाती है तो मुझे अत्यधिक क्रूर होने के लिए दोषी न ठहराए। अनिकेत ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। बैट शुरू हो गई थी। कम पित्ताशय वाला व्यक्ति हारेगा। मरे नहीं जनजाति के पास मरे हुए क्रिस्टल थे जिनमें उनका जीवन सार और ऊर्जा थी। यह उनके 16 सेंस के बाद दूसरे सबसे मूल्यवान लूट थी। इस बीच डीमन जनजाति के पास उनके पित्ताशय थे। वे किसी डीमन के पित्ताशय पर हमला करके उसे तुरंत मार सकते थे। डीमन से प्राप्त पित्ताशय भी मूल्यवान थे, जो हंटरों की पसंदीदा लूट थी। जैसे ही शर्त लगी, आदर्श और अनिकेत तुरंत पागल कुत्तों की तरह स्कारलेट सोरिंग डिमनों पर टूट पड़े। अनिकेत काफी चालाक किस्म का था। उसने पहले ही एक स्कारलेट उड़ने वाले डीमन को देख लिया था, जिसे एक विशाल शैडो स्पाइक ने जमीन पर गिरा लिया था। वह तेजी से विंड ट्रैक के साथ आगे बढ़ा और अपने पीछे एक धुंधली छवि छोड़ गया। पलक झपकते ही वह पहले ही स्कारलेट उड़ने वाले डीमन के पास पहुंच चुका था, जिसकी गतिविधियों को विशाल शैडो स्पाइक ने बाधित कर दिया था। उसकी हथेली भूरी रोशनी से टिमटिमा रही थी और उसकी बाह सख्त हो गई थी। इसका प्रवाह उसकी बाह से लेकर उसके हाथ के पिछले हिस्से तक फैल गया, जहां नुकीले पंजे बड़े होकर आगे की ओर खिसक गए। आदर्श इस दृश्य से आश्चर्यचकित था। लड़ाई शुरू होते ही अनिकेत पहले से ही अपना पंजे प्रकार के मैजिक इक्विपमेंट का उपयोग कर रहा था। क्या उसे सचमुच इतना गंभीर होने की जरूरत थी? अनिकेत की धुंधली आकृति तेजी से आगे बढ़ी और उसने अपनी कठोर पंजों से स्कारलेट उड़ते डीमन की छाती पर वार किया। पंजा आधा मीटर लंबे थे। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के निशान के स्कारलेट सोरिंग डीमन के शरीर में प्रवेश किया। इसकी मजबूत त्वचा पंजों के सामने टिकने का कोई मौका नहीं देती थी। यह उनके द्वारा लगभग फाड़ दिया गया था। अनिकेत ने बेरहमी से डीमन के शरीर से नुकीले पंजे खींच लिए। घाव से ताजा नीला खून निकला। स्कारलेट उड़ने वाला डीमन अत्यधिक दर्द से कांपने लगा। कितना कमजोर है! अनिकेत ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराहट दिखाई। वह बस खतरनाक स्कारलेट उड़ते डीमन के सामने खड़ा था। लाल रंग का उड़ता हुआ डीमन जिसकी छाती फट गई थी, उसने चीख निकाली। इसने अनिकेत पर अपने तेज पंजे फेंके और मानव को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। इसके ऊपर अंग पतले थे, लेकिन उनमें वास्तव में उल्लेखनीय ताकत थी। पंजे उनके रास्ते में मोटी चट्टान को काटते हुए एक क्रॉस बनाते थे। हालांकि अनिकेत की प्रतिक्रिया तेज थी। जिस क्षण स्कारलेट उड़ने वाले डीमन ने अटैक किया, वह पहले ही उसके पीछे चला गया था। अनिकेत एक प्रेत हत्यारे की तरह था। उसने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक कि स्कारलेट डीमन गंभीर हंसी में फूटने से पहले पलट न जाए। अनिकेत पर लगे पंजे लाइटनिंग की गति से आगे बढ़े और फिर से उसी घाव में घुस गए। इस बार अनिकेत ने स्कारलेट सोरिंग डीमन के अंदर पित्ताशय को पकड़ लिया और बड़ी ताकत से बाहर निकाला। अनिकेत अपने हमले में बेहद तेज था। उसकी हरकतें मैंगलन जैसे सामान्य व्यक्ति की आंखों में बर्फीली जिलमिलाहट की तरह थी। अगली बात जो उसे पता चली वह यह कि खून से लथपथ पित्ताशय हवा में उठा हुआ था। एक, अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा। पित्ताशय आने के बाद स्कारलेट सोरिंग डीमन निश्चित रूप से अगले कुछ सेकंड में मर जाएगा। अनिकेत ने इसके मरते संघर्षों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही हवा के झोंके ने उसे घेर लिया, वह तुरंत गायब हो गया। स्कारलेट उड़ने वाले डीमन ने अपने पंजे बेतहाशा लहराए, उस मानव को फाड़ने की कोशिश की जिसने उसके क्रोध में उसके पित्ताशय को अलग कर दिया था। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद यह लड़खड़ाने लगा। जल्द ही स्कारलेट उड़ता हुआ डीमन चट्टानों से रेत पर गिर गया। उसका नीला खून हर जगह बिखरा हुआ था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल यह हिंसा है। अधिकांश डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट एक बार बंद हो गए थे। डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट को एक्टिवेट से मैजिशियन को एक मजबूत हमला मिल जाएगा और एक बार इसकी अवधि समाप्त हो जाने पर डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट गायब हो जाएगा। हालांकि अनिकेत ने जो पंजा कवच पहना हुआ था वह एक अनोखे प्रकार का था।
ऐसा लग रहा था कि अनिकेत अपनी इच्छा अनुसार इसका उपयोग कर सकता है। इसके प्रभाव समीर के एलिमेंट विंड एंड अर्थ की समान थे, जिससे दुश्मन के लिए अनिकेत की गतिविधियों की व्याख्या करना मुश्किल हो गया, जिससे योद्धा स्तर के प्राणियों के साथ मूर्खों जैसा व्यवहार करने की अनुमति मिल गई। यदि अनिकेत पंजा हथियार का उपयोग कर सकता है तो वह आसानी से अपनी उत्कृष्ट गति के साथ हवा के झोंकों में छिपकर खुद को एक हथियारे में बदल सकता है, जिससे डीमन प्राणियों पर गंभीर प्रहार हो सकता है। हालांकि उसका पंजा हथियार अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। संभवतः यही मुख्य कारण था कि अनिकेत को राष्ट्रीय टीम के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। डीमन प्राणियों के विरुद्ध इसका उपयोग करते समय अभी भी जोखिम थे, लेकिन मैजिशियनों के विरुद्ध लड़ते समय अनिकेत जैसे विंड मैजिशियन बिल्कुल भयानक हो सकते थे। एक बार जब वह हाथापाई की सीमा में आने में कामयाब हो गए तो उनके विरोधियों के पास बेसिक रूप से कोई मौका नहीं था। यह अनिकेत का पहली बार टीम को अपनी ताकत दिखाने का मौका था। जब उसने अपने साथियों को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने शांत होने का नाटक किया, फिर भी उसकी आंखों से गर्व झलक रहा था। डीमन प्राणियों को मारने के लिए अपनी गति का उपयोग करने की उसकी शैली वास्तव में मैजिशियनों के लिए बीच बेहद दुर्लभ थी। वॉच लाइटनिंग स्ट्राइक। जब अनिकेत अभी भी अपनी आत्म प्रशंसा में डूबा हुआ था, कुछ ही दूरी पर एक आवाज आई जिसमें बर्बरता का आभास था। जिससे पहले कि कोई खुद को तैयार कर पाता, जंगली लाइटनिंग जमीन पर गिरी। लाइटनिंग की चमक इतनी तेज थी कि मैजिशियन अपनी आंखें खुली नहीं रख सके। पर्पल ब्लैक लाइटनिंग न केवल भयंकर थी, जब वह चट्टानों पर गिरी तो लाइटनिंग पूरे क्षेत्र में लाइटनिंग के आर्क के रूप में तेजी से फैल गई। लाइटनिंग के चाप लाइटनिंग के जालों में मिल गए, जिसने 3 स्कारलेट उड़ने वाले डीमनों को पकड़ लिया जो समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहे। लाइटनिंग उनके बीच आगे पीछे चलती रही, जिससे उनके शरीर पर झुलसने के निशान पड़ गए। आदर्श की लाइटनिंग एक झटके के बाद भी नहीं रुकी। जैसे ही उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई, एक और चौंका देने वाली पर्पल ब्लैक लाइटनिंग आसमान में चमक उठी। जमीन पर लाइटनिंग के और भी जाल बन गए। 3 स्कारलेट उड़ने वाले डीमन भागने ही वाले थे कि वे एक बार फिर बार बार आ रहे लाइटनिंग के झटकों में फंस गए। बस वहीं रहो और लाइटनिंग का आनंद लो। एक समय में एक डीमन को मारना, यह जादुई तोप बनने की उनकी अटैक शैली के अनुकूल नहीं था। एक फुर्तीला विंड हथियारा तीव्र गति से राक्षस प्राणियों का वध करने में सक्षम है। एक मात्र योद्धा स्तर के प्राणी को मारने का सबसे आसान तरीका बस उन्हें विस्फोट से मार देना था। थंडरबोल्ट वाइल्ड स्ट्राइक पहले से ही कमजोर योद्धा स्तर के प्राणियों के खिलाफ काफी घातक थी, लेकिन थंडरबोल्ट लाइटनिंग डिजास्टर और भी घातक था। यदि लाइटनिंग का हमला प्राणियों के एक ही समूह पर केंद्रित हो गया तो यह एक ही पल में 3 प्राणियों के समूह को आसानी से मार सकता था। आदर्श ने एक बच्चे स्कारलेट सोरिंग डीमंस का अपहरण कर लिया था। इसलिए वयस्क स्कारलेट सोरिंग डीमंस की उसके प्रति नाराजगी स्पष्ट रूप से बढ़ी थी। 3 स्कारलेट उड़ने वाले डीमनों ने आदर्श को अपना लक्ष्य बनाया था, फिर भी उन्हें उसकी ताकत इतनी जबरदस्त होने की उम्मीद नहीं थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे उनके विरोधी नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थंडरबोल्ट लाइटनिंग डिजास्टर के 2 लाइटनिंग अटैकों के बाद वे आधे अपंग हो गए थे। आदर्श ने तुरंत लाइटनिंग के और झटके मारे, जिससे वे जमीन पर पूरी तरह से अशक्त हो गए। कितना हिंसक! जियांग पास में खड़ा था। वह ब्रिलियंट लाइट ब्लाइंड को अपने हाथ में लेकर प्राणियों पर फेंकने में बहुत शर्मिंदा था। आदर्श की प्रचंड लाइटनिंग की तुलना में उसका बेसिक लाइट स्पेल बहुत कमजोर था। 4th लेवल की लाइटनिंग की हड़ताल, क्या कमाल है, दूसरी आवाज ने कहा। अनिकेत ने अनूठी लड़ाई शैली ने दूसरों को आश्चर्यचकित कर दिया था। फिर भी आदर्श की 4th लेवल की लाइटनिंग स्ट्राइक के परिणाम स्वरूप एक मजबूत दृश्य प्रभाव पड़ा।
आखिरकार आदर्श ने 3 स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को लगभग मार डाला था, जबकि अनिकेत ने सिर्फ एक को मारा था। जब तुम पहले से ही यहां हो तो भाग क्यों जाओ? आदर्श की लाइटनिंग नहीं रुकी। उसकी बाह पर तेजी से अनगिनत लाइटनिंग के निशान उभर आए। लाइटनिंग की डिजास्टर जितनी भयंकर नहीं थी, लेकिन इसका तीव्र पक्षाघात प्रभाव था। आदर्श केवल अपना हाथ उठाकर एक बेसिक मैजिक कर सकता था। लाइटनिंग का झटका सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे स्कारलेट उड़ने वाले डीमंस पंगु हो गए, जो लाइटनिंग क्षेत्र छोड़ने ही वाले थे। 4th लेवल की लाइटनिंग स्ट्राइक की एक कास्ट लगभग 100 लाइटनिंग के निशान पैदा कर सकती है। ये 3 निशान स्कारलेट सोरिंग डिमनों के बीच समान रूप से फैल गए, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक स्कारलेट डीमन 30 से अधिक लाइटनिंग के निशानों से पंगु हो गए। ऊपर से पिछले झटके के बाद उनकी हड्डियां पहले ही टूटने की कगार पर थी। वे जल्द ही जमीन पर गिर पड़े और फिर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। थंडरबोल्ट एक्सप्लोडिंग एपेक्स। आदर्श अपने दृष्टिकोण में सीधा था। उसने प्रत्येक स्कारलेट सोरिंग डिमनों को एक्सप्लोडिंग एपेक्स का एक एकल कास्ट किया, जिसमें उच्च एकल लक्ष्य क्षति थी, जिससे 3 कहराते हुए स्कारलेट सोरिंग डिमनों को उनकी मृत्यु के लिए भेज दिया गया। 3 स्कारलेट उड़ते डिमनों के पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। दरअसल वे आदर्श के बेहद करीब थे और अलग अलग दिशाओं से उसके बगल में थे। हालांकि आदर्श ने उन्हें एक ही थंडरबोल्ट लाइटनिंग डिजास्टर से आसानी से मिटा दिया। 3 पित्ताशय। ये स्कारलेट उड़ने वाले डिमन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कमजोर है। आदर्श ने 3 पित्ताशय आसानी से हासिल कर लिया, हालांकि वे पहले से ही झुलसकर काले हो चुके थे। स्कारलेट सोरिंग डीमन शक्तिशाली नहीं थे, या कम से कम उनकी रक्षा बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा है कि यह केवल आदर्श पर लागू था। उसका 4th लेवल या थंडरबोल्ट शुरुआत में ही दुनिया से बाहर हो गया था। यदि क्षति को एक साथ 3 स्कारलेट सोरिंग डिमनों के बीच विभाजित नहीं किया गया होता, तो यह एक कमजोर युद्ध स्तर के प्राणी को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त से बहुत अधिक था। उन प्राणियों को मारने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, अनिकेत ने अप्रिय स्वर में कहा। अनिकेत ने अभी तक इंटरमीडिएट स्पेल का उपयोग नहीं किया था, फिर भी जब उसने आदर्श की दक्षता देखी तो वह उत्तेजित हो गया। वह तुरंत अपने दूसरे स्कारलेट सोरिंग डीमन की ओर चल पड़ा। दुर्भाग्य से 4 मीटर लंबा स्कारलेट डीमन उतना आसान नहीं था जितना उसने पहले मारा था। इसकी प्रतिक्रियाएं बेहद तेज थी और यह फुर्ती से कूद सकता था। अनिकेत को प्राणी के शरीर में अपने पंजे गाड़ने का सही समय नहीं मिल पाया। अनिकेत का फर्स्ट एलिमेंट विंड था और उसका सेकंड एलिमेंट अर्थ था। उसका मैजिक अटैक किस्म का नहीं था, फिर भी उसकी अटैक शैली बेहद खतरनाक थी, जिसका मुख्य कारण उसके दाहिने हाथ के पंजे थे। जब अनिकेत ने आदर्श को और अधिक स्कारलेट उड़ते डिमनों को मारने के लिए आगे बढ़ते देखा, तो उसने तुरंत जो उसके करीब जितेंद्र को संकेत किया, जो उसके काफी करीब था। जितेंद्र ने तुरंत अपने स्पिलो से स्कारलेट उड़ने वाले डिमनों को दूर तक मारकर जवाब दिया। आदर्श को अपनी घातक लाइटनिंग से उन्हें मारने का कोई मौका नहीं दिया। यदि उन्हें योद्धा स्तर के प्राणियों को एक एक करके मारना होता तो अनिकेत निश्चित रूप से आदर्श से तेज था। जब आदर्श ने जितेंद्र के इरादे देखे तो वह आश्चर्यचकित रह गया। डिमनों को अपनी लाइटनिंग की सीमा से बाहर कर दिया गया था। आदर्श ने स्वीकार किया कि उसके लाइटनिंग एलिमेंट की सीमा सीमित थी, लेकिन वह एक फायर मैजिशियन भी था। रोज फ्लेम, फायर फेस, ग्राउंड ब्रेक। आदर्श ने प्राणियों का पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपने रास्ते में आने वाली विशाल चट्टान को भी नजरअंदाज कर दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।